बहुत ही जानी मानी, जिससे इनको हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जन जन तक पहुँचे कवि। ऐसी उनकी ये अनूठी रचना है गीत फरोश। ये मिश्र जी की नई कविता के ऐसे कवि है, मिश्र जी नई कविता के ऐसे कवि है जिन्हें लोकप्रियता और मंच सिद्धि असाधारण रूप से प्राप्त हुई है। उनकी सफलता का श्रेय भाषा दृष्टि को जाता है। उनकी अधिकांश कविताएं संबोधन की मुद्रा में लिखी गई है, चाहे वे अपने को या समाज को संबोधित करती है। यह उनकी बहुचर्चित बहुविश्रुत कविता है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि रंगमंचीय गीत है। हजारों बार इसे मंच से गाया और सुनाया गया है। पूरे का पूरा गीत कवि कर्म के वर्तमान संत्रास पर व्यंग्य करता है। कवि जब जीवित रहने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए स्वरचित गीत बेचने के लिए विवश हो जाता है, सारी मर्यादा सारा गौरव नीलाम करने के लिए मजबूर हो जाता है, तब वह मारक संत्रास कैसे प्राण घातक बन जाता है, उस पर सचोट व्यंग्य है इस गीत में। हालांकि इस व्यंग्य में कवि की विशेषताओं के प्रति सहानुभूति भी है। कवि अंतर्मन की व्यथा का आत्मरोदन करते हुए कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। यह गीत सख्त सिरदर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। देखिए यहाँ पर कवि शास्त्रोक्त रूप से ये माना जाता है और ब्रह्मांड भी कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अपना कवि कर्म, अपना सृजन कर्म बेचने की नौबत आती है, तो वो अपना जीवन जो है वो मृत्यु तुल्य समझता है। यही स्थिति हम इस कविता के अंतर्गत कवि की पीड़ा के माध्यम से देखते हैं। कवि कहते तो बहुत मीठी वाणी में कहते हैं, हुजूर पाठकों में वाणी का जादूगर विश्व कवि, मैं आज अपने गीत बेचता हूँ, अपनी आत्मा का दर्शन बेचता फिरता हूँ। कवि के गीत नाना भाव और नाना भाषा से निबद्ध है, अलग अलग शैलियों में कुशलतापूर्वक रचे गए हैं। कवि सौदागर व्यापारी की भाषा में कहता है कि मेरा माल देख लीजिए, मेरे गीत जो है उसे जांचिए, पड़ताल कीजिए, परख लीजिए, तब जाकर मैं अपने गीतों की कीमत भी बता दूंगा। मेरे गीत बेकार और बेकाम की चीज़ नहीं है। कवि कहते हैं, प्रारंभ में गीत स्वरचना को बेचते हुए मुझे झिझक होती थी, शर्म आती, अपराध बोध का अनुभव करता था मैं, पर बाद में मेरी बुद्धि मेरी भावना को परास्त कर गई। जब ऐसी कोई मार्मिक क्षणें होती है, तब मनुष्य, चाहे पहले कवि बाद में है, वो पहले मनुष्य है, और मनुष्य की सारी जद्दोजहद अपने मन और बुद्धि के साथ रहती है। और इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि मेरी बुद्धि मेरी भावना को परास्त कर गई। दुनिया में देखा कि लोग तो अपने स्वार्थ के लिए, सुविधा भोगी जीवन के लिए सारे नैतिक मूल्य ताक पर रख देते हैं, कौड़ी के भाव अपना धर्म और ईमान बेचते हैं। तब मैं गीत बेचता हूँ तो अचंभित होने की कोई बात नहीं। यह गीत कवि कहते हैं, यह गीत सुबह का है जाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे, यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, यह गीत पहाड़ों पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है।
जो यह मसान में भूत जगाता है, यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपे दिग की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और डांट डपटते गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। इसमें कवि व्यंग्यात्मक शैली में साहित्य धर्मियों को, गीतों के खरीदारों को आह्वान करते हुए कहते हैं, ये सुबह का गीत जागरण, प्रगति के सोपान की प्रेरणा का गीत है। मेरा गीत गजब ढा सकता है, एक अजूबा पैदा कर सकता है। कोई गीत ऐसा भी है जो जीवन में व्याप्त तन्हाई और सूनेपन की आत्मव्यथा को प्रस्तुत करता है। जी, और गीत भी है, दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ जी, छंद और बेछंद पसंद करें, जो अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाए नहीं तो नए लिख दूँ जी, नए चाहिए नहीं तो गए लिख दूँ। अर्थात जो बीत चुके हैं, जो घटनाएं घट चुकी है उसके विषय में लिख दो। आप जो विषय बताए उसमें मैं गीत लिखने के लिए तैयार हूँ। इन दिनों की दुहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। देर से भी अगर मैं लिख कर के देता हूँ तो उसके कोई ज़्यादा दाम नहीं लूँगा, जो आप देंगे उतने ही दाम से मैं आपको अपनी नई रचना भी करके दे सकता हूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। इन पंक्तियों में कवि के पास हर किस्म के गीत है, एक एक नायाब गीत पेश करते हैं। नायाब माने बेनमून गीत, जो गीत की कहीं कोई कीमत नहीं लगाई जाती है। आप देखिए, सामाजिक रूप से भी अगर हम सोचें तो जो सर्जन होता है मनुष्य का, उस सर्जन अमूल्य होता है। उदाहरण के रूप में सामाजिक रूप से एक परिवार में एक दंपत्ति की संतान है, वो उसका अनूठा सर्जन है। उस सर्जन को एक तनिक भी चोट लगती है, बच्चा गिर भी जाता है तो माँ और पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, उसके लिए जान बिछाते हैं। ये सर्जन भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और यही सर्जन को जब बेचने की नौबत आती है, तब मनुष्य की अपनी कितनी हद तक की मुश्किलें बढ़ गई है, जीवन में फाके करने की नौबत आ जाती है, तब कोई कवि, कोई रचनाकार अपनी चीज़ जो है वो बाज़ार में, और वो भी मामूली दाम में बेचने के लिए तैयार होता है। यहाँ तो कवि कहते हैं कि जिसकी जैसी पसंद हो वैसे मैं गीत सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप छांदस कहे, छंद में लयबद्ध संगीतात्मक कहें तो वो भी सुनाएं, और आप कहें कि छंदहीन छंद मुक्त गीत तो भी मैं सुनाने के लिए। मेरे पास सारे प्रकार के गीत है, अलग अलग प्रकार के गीत है, जो गीत अमरत्व के हैं, अमर तत्व। मनुष्य ये चाहे एक बार इच्छा करे कि मुझे ये अक्षुण जीवन जीना ही है, मरना ही नहीं, मेरी मृत्यु हो ही नहीं, तो ये कतई संभव नहीं। लेकिन कवि की कल्पना उससे जुड़ती है और कवि कहता है कि मैं अमृतत्व के गीत भी लिखता हूँ। आप कहें तो मैं वो भी दे सकता हूँ। आप कहें कि क्षण में मैं अपने जीवन की लीला को समेट लेना चाहता हूँ। एक क्षणिकता का जो भाव है, वो मृत्यु की क्षणिकता का भाव जो है, उसे भी मैं काव्य का विषय बनाकर, आप जो जल्दी मर जाते हैं तत्क्षण उस गीत की कीमत जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो गीत अमर नहीं रहते, ऐसे गीत भी आप चाहे तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। अर्थात शाश्वत मूल्यों से युक्त रसवादी है ये कविताएं, तो क्षणिक उत्तेजना उत्पन्न कर शून्य में खो जाने वाले चमत्कार पूर्ण गीत भी इनके हमें मिलते हैं। जी, आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है खादी का है,
यह गीत पित्त का है, वादी का है। आप देखिए, पित्त और वादी शरीर से भी कवि जो है उसका नाता रहा है। शरीर की ये क्रियाएं अगर सही मायने में काम नहीं करती तो अनेक प्रकार के मर्ज से हम बाध्य हो जाते हैं। और वादी एक सामान्य मर्ज है, लेकिन आम तौर पर आज वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें लोग उससे पीड़ित हैं। तो आयुर्वेद के शब्दों को भी उन्होंने स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हुए अपनी कविता में रचा है। कुछ और डिज़ाइन भी है। ये इल्मी माने ज्ञान। ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह है दुकान से धर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। तमाम प्रकार की मनुष्य की मनोवृत्तियाँ जो है, उससे उत्पन्न होने वाली क्रियाएं जो है, कार्यकलाप जो है, उसको जोड़ते हुए कवि कहते हैं कि मैं अनेक प्रकार के विषय को गीत में पिरोने की क्षमता रखता हूँ। आप अपनी पसंद बताएं, जो पसंद आपकी होगी वो पसंद के अनुसार मैं गीत लिख दूंगा, और आप मुझे उसका मूल्य पूरा दीजिए ताकि मेरा परिवार जो है उसका मैं निर्वाह कर सकूं। जो बहुत ढेर लग जाता है हटाता हूँ, ग्राहकों की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना कैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जन्म मरण अर्थात हर्ष विषाद दोनों प्रकार के गीतों में उनकी कलम माहिर है। आपको कौन सा चाहिए गीत? हार का, जीत का, सुख दुख का, सभी तरह के गीत है मेरे पास। कुछ रेशमी रोमानियत के भी गीत है, तो कुछ गांधीवादी लोक धर्मी यथार्थ बोध के शोषितों को ऊपर उठाने के गीत भी है। यहाँ पर ये मार्क्सवाद का एक टच देते हुए कहते हैं, अगर ग्राहक उनके गीत ही नहीं लेना चाहते तो पोटली बांधकर चला जाएगा, पर आखिर गीत दिखाएगा जरूर। और किस्म किस्म के जाति जाति के जितने भी प्रकार के गीत है वो कभी दिखाकर जो भी मूल्य मिले उसे, जितने भी मिले, क्योंकि विवशता और मजबूरी में वो अपने सर्जन को बाजार में तोल रहा है। इस स्थिति में कुल मिलाकर हम इस कविता में गीत फरोश अर्थात कवि गीत बेचने की, अपना संवेदन बेचने की बात करते हैं। शास्त्रीय परंपरा और ब्रह्मांड मर्यादा के मुताबिक रचना गीत को बेचना पाप माना जाता है। कवि सृष्टा है, एक सृष्टा कभी भी अर्थ प्रधान कवि कर्म नहीं करता, परंतु आज के भौतिक युग में, अर्थ प्रधान युग में अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गीत बेचने को कवि विवश हो जाता है। कवि व्यंग्यपूर्ण लहजे में एक कुशल व्यापारी की भांति नए नए किस्म के गीतों की वानगी दिखाता है। जिंदा बने रहने के लिए अब उनके पास कोई चारा ही नहीं। वे रास, हास्य, रुदन, जन्म मरण, हर्ष विषाद, शाश्वत मूल्यगामी, क्षणिक, चमत्कारपूर्ण, आह्लादकारी, फिल्मी, गैर फिल्मी, छंदबद्ध, छंदमुक्त, तमाम प्रकार के गीत उनकी हाट पर पेश करता है। हाट माने दुकान। जिस प्रकार हम अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, आज तो वर्तमान समय में मॉल कल्चर चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम चीज़ें हम उस मॉल में अनेक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। अनेक कंपनियों की उपभोक्ता जो है जिस उत्पाद को पसंद करता है उस उत्पाद को वो वहाँ से खरीद सकता है। लेकिन कवि जब अपने गीत बेचने के लिए निकलता है तब ये मॉल कल्चर अस्तित्व में नहीं आया था, और ये
अपनी एक छोटी सी हाट में, दुकान में अपने ढेर सारे पुस्तक लेकर बैठे हैं और किस्म किस्म के जाति पाति के गीत बेचते हैं, जिसे बेचकर अपना पेट पालने की, परिवार के निर्वाह तक की गरज उसे खड़ी हो चुकी है और इसे वो पूरी तरह पूर्ण करना चाहता है। पूरे गीत में कवि की आत्मवेदना, आत्मरुदन अभिव्यक्त हुआ है और वो भी सरल सहज रूप में। तीसरी कविता है सतपुड़ा के जंगल। कवि ने अपने प्रवास के दौरान वन्य जंगल की जो अनुभूति की है, जो आकर्षण रहा है उनका जंगल के प्रति, वन के प्रति, उसको शब्दबद्ध इस कविता के अंतर्गत किया है। सतपुड़ा के जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का सहज, आलंबन मूलक, सरल रूप में कथन इस कविता में कवि ने किया है। कवि इस कविता में मार्मिक भावात्मकता और गहन सौंदर्य बोध की मासूमियत को ईमानदारी से शब्दों के माध्यम से झलकाते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े आँख है मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें। ये कवि जब मध्य प्रदेश के बस्तर के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तब हम जंगल को मानते हैं कि जंगल में देखना क्या है, जंगल में होता क्या है। अड़ाबीड़ जंगल और जहाँ कांटे बिछे हुए हैं, पगडंडियाँ छोटी छोटी जिस पर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। नगर सभ्यता वाले लोग जो है वो सुविधाओं और भौतिकताओं के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वन और जंगल एक चेंज के लिए अपनी जो जिंदगी है दौड़ धूप की, उससे 2 दिन की परिवर्तनात्मक शांतिमय जिंदगी जीने के लिए जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं।